रीबर्थ ऑफ अंडरवर्ल्ड किंग एपिसोड 14। आदित्य के जाने के बाद कैलाश एक किनारे आते हैं। उन्होंने अपना फोन निकाला और बात करने लगे। हेलो, तुम एक जरूरी बात बतानी है। आदित्य प्रताप सिंह जेल के बाहर निकल आया है। दूसरी तरफ जब ऋषभ ने ये सुना तो वो एकदम हैरान रह गया। उसने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? तुमने तो पुलिस को गवाही दी थी ना कि काशवी को गोली मारने वाला आदित्य है, फिर कैसे हर बार ये बच के कैसे निकल आता है? कैलाश ने कहा, अरे मैं तो खुद अचानक से उसे अपने सामने देखकर हैरान रह गया था। ऋषभ ने कहा, तुम जानते हो अगर वो जेल के बाहर आ गया है तो वो कुछ भी कर सकता है और अब वो हमें तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अब तक में तो उसने कुछ ना कुछ प्लान भी कर लिया होगा, हमें बर्बाद करने का या हमें नुकसान पहुंचाने का। कैलाश ने कहा, तुम्हें अपनी पड़ी है यहाँ मेरी सोचो। वो मुझसे कहकर गया है कि कुछ दिन बाद मैं सीधा नहीं खड़ा हो पाऊंगा, इसका मतलब कि वो मेरे साथ कुछ ना कुछ करने वाला है। वो जरूर मुझे कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा। अब तुम कुछ भी करो, राका से कहकर मुझे आदित्य प्रताप सिंह से बचाओ। ऋषभ ने कहा, रुको मैं कुछ सोचता हूँ और राका से भी इस बारे में बात करता हूँ। तब तक के लिए मैं ये सोचता हूँ कि उसको और कैसे तकलीफ दे सकते हैं। इतनी आसानी से तो मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। अच्छा खासा मैंने डील कर ली थी काशवी की, लेकिन नहीं, उस आदित्य की वजह से ऐसा नहीं हो सका और उसने मेरे और राका के बिजनेस भी बर्बाद कर दिए। हर बार जब हम उसे बर्बाद करने जाते हैं तो उल्टा हमें ही मुंह की खानी पड़ती है। कैलाश ने कहा, बात सिर्फ इतनी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि काशवी को 3 घंटे में होश भी आ सकता है। अगर उसे होश आ गया तो क्या होगा? होश में आने के बाद पुलिस उससे गवाही जरूर लेगी, फिर मेरा बचना मुश्किल है। मैं तो हर तरफ से फंस चुका हूं। अगर काशवी होश में आ गई तब भी, और अगर काशवी होश में नहीं आई तब भी, क्योंकि तब तो मुझे आदित्य खुद ही मार देगा और काशवी होश में आ गई तो उसकी गवाही मुझे फंसा देगी। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? ऋषभ ने कहा, फिलहाल तो दुआ करो कि काशवी बचे ना। अगर वो बच गई ना तो तुम्हारे साथ साथ तो हम दोनों भी जाएंगे। अभी तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। अगर काशवी मर गई ना तभी बच सकते हैं, लेकिन अगर मरी नहीं तो हम बहुत बुरा फंस जाएंगे। कैलाश ने कहा, फिलहाल तो मैं सबसे बुरा फंसा हूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऋषभ ने कहा, अभी फिलहाल वहीं पर रहो और जैसी भी सिचुएशन हो उसी अकॉर्डिंग काम करना। अगर काशवी होश में आती है तो सबसे पहले इस शहर को छोड़कर तुम भाग जाना। कैलाश कहता है, ठीक है, मैं देखता हूँ आगे क्या करना है। उसके बाद दोनों फोन रख देते हैं। आदित्य, जो इस वक्त आईसीयू के बाहर बैठकर बस काशवी की हालत ठीक होने का इंतजार कर रहा था, तभी वहां पर तेजस और उसकी टीम आती है। आदित्य उसे देखकर एक बार फिर हैरान है जाता है और आशी तेजस के पास जाती है और उसने उससे पूछा, तुम क्या कर रहे हो? अब तुम भाई पर कौन सा इल्जाम लगाने आए हो? तो तेजस एक नज़र उसको देखता है और फिर अपनी नज़र फिरा लेता है और कहता है, मैं यहाँ पर किसी को अरेस्ट करने नहीं आया हूँ। मुझे पता चला है कि 3 घंटे में शायद मैसेज सिंह को होश आ जाएगा और मैं नहीं चाहता कि उन्हें जिसने गोली मारी है उसकी डर की वजह से वो अपना बयान बदले, क्योंकि उनके होश में आते सबसे पहले हमें उनका बयान लेना है। इसीलिए पहली शक की सुई तो हमारी इन पर ही है। इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं ताकि ये उनसे मिल ना सके जब तक कि हम उनसे गवाही नहीं ले लेते। आदित्य गुस्से भरी नजरों से तेजस की ओर देख रहा था, लेकिन फिर भी उसने उसको कुछ नहीं कहा। तेजस अपने 2 ऑफिसर आईसीयू के बाहर तैनात कर देता है और वहां से जाने लगता है। आशी जब तेजस चेहरा देखती है तो उसे समझ में आता है कि तेजस शायद इस वक्त बहुत परेशान है। आशी तेजस के पास जाती है और उसने उससे पूछा कि जिस तुम किसी बात से परेशान हो, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। तेजस ने कहा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उसकी बात सुनकर आशी हैरान रह गई। उसने कहा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो तेजस? मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ेगा तेजस? जब तुम इतनी परेशान हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुमसे पूछूं और तुम्हारी परेशानी बांट सकूं। तेजस ने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, तुमको मेरी परेशानी से फर्क पड़ता है? तुमको मुझसे फर्क पड़ता है? और कितना ड्रामा करोगी? तो आशी थकती नहीं हो क्या? जब तुम्हें ना मेरी परवाह है और ना ही इस रिश्ते की तो क्यों इतना दिखावा करती हो? प्लीज भगवान के लिए अपना दिखावा करना बंद कर दो। मैं जो हूँ जैसा हो खुद को संभाल सकता हूँ। तुम्हारे आने से पहले भी खुद को संभालता था और अभी भी खुद को संभाल सकता हूँ। आशी ने पूछा, तेजस तुम्हें हुआ क्या है? तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तेजस ने चढ़ते हुए कहा, आशी तुम्हें नहीं पता, ये बात तुम्हें नहीं पता कि मैं क्यों परेशान हूँ और ऐसे तुमसे क्यों बात कर रहा हूँ। अब तक में तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए, लेकिन नहीं पता चला। पता है क्यों? क्योंकि ना तुम्हें मेरी परवाह है नहीं मेरे इमोशंस की। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी परवाह है। खैर जो भी है, लेकिन तुम्हें बता दूं कि कुछ भी क्यों ना हो, मुजरिमों को तो मैं किसी भी सूरत में सजा दिलवाकर ही रहता हूं। फिर उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े या किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े।
तेजस बात क्या है, एक लिस्ट मुझे बताओ। तो तेजस ने कहा मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी और खासकर कि तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम जाओ अपने भाई के पास, उसको संभालो क्योंकि तुम्हें सिर्फ उसकी परवाह है, मेरी जरा सी भी नहीं। जिसके लिए तुम अभी इतना परेशान हो, जिसको बहुत ही जल्दी मैं सजा दिलवाऊंगा। मैं जा रहा हूं, मुझे और भी काम है। तेजस वहां से चला जाता है और आशी तेजस की बातों को सोचकर परेशान हो रही थी। समय ऐसे ही बीत रहा था, तभी आईसीयू से नर्स दौड़कर बाहर आती है। सब उसे ऐसे दौड़ते हुए देखकर परेशान हो जाते हैं। नर्स डॉक्टर को बुलाकर लाती है। सबने पूछा नर्स बात क्या है। अदित्या ने पूछा और आप इस तरीके से दौड़ क्यों नहीं थी। नर्स ने कहा वो काशवी जी के हाथ पैर हिल रहे हैं और हल्की हल्की उनकी आंखें भी खुल रही हैं, इसीलिए मैं डॉक्टर को बुलाने गई थी। जब भी पेशेंट की बॉडी ऐसे सडनली मूवमेंट करती है तो केस काफी क्रिटिकल हो जाता है। सब ये सुनकर डर जाते हैं। इतना कहकर नर्स अंदर चली जाती है। अंदर डॉक्टर्स काशवी का इलाज कर रहे थे। उसकी हार्ट बीट्स बहुत तेज चल रही थी। धीरे धीरे करके काशवी की पल्स रेट घटने लगती है और ये देखकर डॉक्टर और घबरा जाते हैं। उसकी हालत खराब होती जा रही थी, इस वजह से कुछ और सीनियर्स डॉक्टर को बुलाया जाता है। अदित्या ने जब देखा कि और भी डॉक्टर आईसीयू के अंदर जा रहे हैं तो अब उसकी हिम्मत ने भी उसका साथ छोड़ दिया और अब वो और ज्यादा घबरा रहा था। आईसीयू के अंदर काशवी का इलाज हो रहा था। डॉक्टर्स अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे करके उसकी पल्स रेट बिल्कुल ही घट गई। अब काशवी ने बिल्कुल ही सांस लेना बंद कर दिया था। डॉक्टर एक नर्स को बाहर भेजते हैं कुछ इंजेक्शन लाने के लिए। नर्स जैसे ही बाहर आती है तो पुष्पेंद्र जी ने पूछा नर्स क्या हो रहा है, हमें तो कोई कुछ बता ही नहीं रहा है। नर्स ने बताया मिसेज सिंह ने सांस लेना बंद कर दिया है। सबने जैसे ये सुना तो सबको एक धक्का सा लगा। काशवी की मां तो रोने लगी, लेकिन कैलाश जिसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने अपनी मुस्कान को छुपा लिया। अदित्या ने जैसे ये बात सुनी तो मानो उसने अपना सद्बुद्धि ही खो दिया हो। उसने खुद में बुदबुदाते हुए कहा नहीं, काशवी को कुछ नहीं होगा, वो मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वो ऐसे हार नहीं मान सकती। पुष्पेंद्र जी ने उसे संभालते हुए कहा अदित्या संभालो खुद को। अदित्या ने पुष्पेंद्र जी की ओर देखकर कहा नहीं काका, अगर काशवी को कुछ भी हुआ ना तो मैं हॉस्पिटल को आग लगा दूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे मेरी काशवी वापस चाहिए। नर्स ने जब उसका ये रूप देखा तो उसने वहां से जाने में ही भलाई समझी और वो वहां से निकल गई। रेहान ने कहा भाई प्लीज खुद को संभालिए, आप ऐसे हार नहीं मान सकते भाई, उसे कुछ नहीं होगा, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं ना, और फिर हम सब भी तो दुआ कर रहे हैं ना कि उसे कुछ ना हो। दवा और दुआ दोनों मिलकर अपना असर जरूर दिखाएंगी भाई। डॉक्टर्स ने हार नहीं मानी। कुछ देर बाद वो नर्स वो सारे इंजेक्शंस लेकर पहुंचती है जो डॉक्टर से ले उसको लाने को कहा था। डॉक्टर ने वो सारे इंजेक्शंस काशवी को लगा, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। जब उन्होंने देखा कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उन्होंने काशवी को हॉट शॉक देना शुरू कर दिया। बहुत देर तक डॉक्टर ऐसे ही करते रहे। अब डॉक्टर्स भी हार मान चुके थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने एक आखिरी कोशिश की और जब उन्होंने आखिरी बार काशवी को हॉट शॉक दिया तो उसने अचानक से एक सांस ली। ये देखकर सारे डॉक्टर ने एक दूसरे की तरफ देखा। डॉक्टर्स को अपनी मेहनत सफल होती नजर आई। वो सब बहुत खुश थे कि काशवी होश में आ रही है और कुछ देर बाद वो होश में आ भी गई। उसने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली तो उसने खुद को एक अंधेरे कमरे में पाया जहां पर उसके अगल बगल नीले कपड़े पहने हुए डॉक्टर खड़े थे और उसके आसपास मशीन रखी हुई थी। अदित्या जी। होश में आने के बाद उसके मुंह से बस यही ना निकला। जब काशवी होश में आ गई तो डॉक्टर ने एक नर्स से कहा नर्स जाइए और इनकी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि अब ये होश में आ गई है। नर्स बाहर आती है। नर्स के बाहर आते ही सबके चेहरे में डर था कि पता नहीं वो क्या ही खबर सुनाएगी। नर्स ने जब उनके चेहरे को देखा तो उसने खुश होते हुए कहा घबराने की कोई बात नहीं है, अब काशवी जी होश में आ गई है, आप सब चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। सबने जैसे ही ये सुना तो सबकी जान में जान आई। अदित्या जिसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, लेकिन नर्स की बात सुनकर कैलाश और घबरा गए। नर्स ने कहा लेकिन प्लीज अंदर जाकर थोड़ा शांति का माहौल ही रखिएगा। सब अंदर जाने लगे। अदित्या जिसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था वो खुशी से कैसे रिएक्ट करे। आशी उसके पास जाती है। उसने अदित्या के कंधे पर हाथ रखकर कहा भाई अंदर चलिए ना, काशवी होश में आ गई है, अब इस पल का कब से इंतजार कर रहे थे, पूरे 2 दिन बाद 2 होश में आए हैं। अदित्या ने हल्के से हाँ में अपना सर हिलाया। आशी उसको अंदर लेकर जाने लगी, तभी उनको रोकते हुए तेजस ने कहा रुको आशी, तुम तो अंदर जा सकती हो लेकिन मिस्टर सिंह अभी नहीं जा सकते, तुम भूल रही हो कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ।
मुझे अभी मिसेस सिंह का बयान लेना है। सब अंदर की ओर जा रहे थे लेकिन तेजस की बात सुनकर रुक गए। सबने अदित्या की ओर देखा। ममता जी को ये सुनकर थोड़ा बुरा भी लगा। तेजस की बात सुनकर अदित्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से तेजस को घूरने लगा। तेजस ने उससे कहा, मुझे ऐसे देखने का कोई मतलब नहीं है मिस्टर सिंह, हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि आप मिसेस सिंह से नहीं मिल सकते, लेकिन फिर भी आप उनसे मिलने जा रहे थे। इसका मतलब तो यही है ना कहीं आपके मन में खोट है। अदित्या ने गुस्से से उससे कहा, अपना दिमाग चलाने से अच्छा है अपने पैर चलाओ और अंदर जाओ। लेकिन हाँ, अगर काशवी बयान देने की हालत में होगी तभी तुम उसका बयान लोगे। तुमने अगर उसे फोर्स करने की कोशिश की या तुम्हारे फोर्स करने की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई, तुम्हें कह रहा हूं मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तेजस ने कहा, वो तो वक्त ही बताएगा कौन किसको नहीं छोड़ेगा। सब अंदर जाते हैं और सबके पीछे पीछे तेजस भी। अदित्य बाहर ही खड़ा रहता है लेकिन अभी वो बहुत बेचैन सा था। उसे काशवी से जल्द मिलना था। उससे तो अब एक पल कभी सब्र नहीं हो रहा था। वो जिस तरीके से अपने आप को रोक रहा था शायद वही जान सकता था। ममता जी काशवी के पास जाती है। उन्होंने उसके पास जाते ही उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरी बच्ची कैसी है। काशवी ने उनकी ओर देखकर धीरे से अपनी आंख झपकाई जिससे कि उसने बताया कि वो ठीक है। पुष्पेंद्र जी ने कहा, काशवी तुमने हम सबको कितना डरा दिया था। तुमने हमें खबरदार, अगर आइंदा से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश की, मैं अपने सारे बच्चों को अपने सामने सही सलामत देखना चाहता हूं। मैं कभी नहीं चाहता कि वो कभी तकलीफ से गुजरे और अब तुम भी मेरी बेटी जैसी हो। यही चीज तुम पर भी लागू होती है। आइंदा से अपना ख्याल रखना। ये आखिरी बार था जब तुम इस हालत में हो। आशी ने कहा, मैं तुम्हें बता नहीं सकती काशवी कि मैं कितनी खुश हूं कि तुम्हें होश आ गया है। हम सब तुम्हारे लिए बहुत डर गए थे, पता है। काशवी एक एक करके सबको देख रही थी। काशवी ने आशी से कहा, आशी तुम सब तो यहाँ हो लेकिन अदित्य जी कहाँ पर है। सब उसकी बात सुनकर सब शांत हो गए। तेजस ने कहा, वो बाहर है, वो अभी आपसे नहीं मिल सकते क्योंकि हमें आपसे अभी बयान लेना है कि आप पर गोली किसने चलाई थी। और आपके पिता ने हमें यही बताया है कि आप पर गोली मिस्टर सिंह ने चलाई है। इसीलिए जब तक हम आपका बयान नहीं ले लेते तब तक वो इस कमरे में नहीं आ सकते। तो बताइए अब क्या आप बेटर फील कर रही हैं? क्या आप बयान देने की हालत में हैं? काशवी ने धीरे से लेकिन थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? तेजस ने पूछा, तो बताइए कि आप पर गोली आपके पति ने चलाई थी। काशवी ने कहा, नहीं ऑफिसर, अगर इस पूरी दुनिया में मुझसे सबसे ज्यादा कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ अदित्य जी हैं। वो तो मेरी एक खरोच से भी परेशान हो जाते हैं और आपको लगता है कि वो मुझ पर गोली चलाएंगे। तेजस, जिसने शायद काशवी के मुंह से ये बयान एक्सपेक्ट नहीं किया था, काशवी के इस बयान से वो हैरान था। उसने कहा, आप डर की वजह से तो ऐसा नहीं कह रही है ना कि उन्होंने अपनी गोली नहीं चलाई। लेकिन प्लीज आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम आपको पूरी प्रोटेक्शन देंगे। काशवी ने कहा, मैं किसी से नहीं डर रही और ना ही किसी के दबाव में आकर बयान दे रही हूं। लेकिन तेजस अपना सवाल आगे करता कि काशवी ने कहा, देखिए मुझे आपको जो बयान देना था वो मैंने दे दिया है। अब आपको क्लियर हो गया है ना कि मुझ पर गोली अदित्य जी ने नहीं चलाई। तो क्या मैं उन्हें यहाँ पर बुला सकती हूँ? वो बाहर मेरे लिए परेशान खड़े होंगे। आपको जो भी सवाल करना है मुझसे बाद में कर लीजिएगा, लेकिन पहले उनको बुलाइए। उसने एक नर्स की ओर देखकर कहा, नर्स प्लीज आप मेरे हस्बैंड को बुला दीजिए। जब नर्स वहां से जाने लगी तभी का काशवी की नजर कैलाश पर गई। उसने जैसे ही उन्हें देखा तो एक पल वो उन्हें ही देखती रही और अगले ही पल उसने अपनी नजरें फेर ली। नर्स बाहर आती है। अदित्य जो इस वक्त बेचैनी से बाहर खड़ा था, नर्स ने उसको कहा, मिस्टर सिंह आपकी वाइफ आपको अंदर बुला रही है। अदित्य नर्स के पास जाता है। उसने नर्स से कहा, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ। नर्स अदित्य के चेहरे की खुशी देख सकती थी, जहां उसने पिछले 2 दिन से उसके चेहरे पर सिर्फ दो ही भाव देखे थे, या तो परेशानी के या तो गुस्से के, लेकिन अब उसने उसके चेहरे पर खुशी के भाव भी देखे। नर्स ने खुद से कहा, कौन कहता है कि ये अपनी पत्नी को मार सकते हैं? इनको देखकर तो यही लगता है कि इनकी जान उनमें ही बसती है। अदित्य आईसीयू के अंदर आता है। कैलाश जो एक तरफ खड़े थे दरवाजे के पास, अदित्य ने एक नजर उन्हें घूरा। उसकी इस नजर से कैलाश तो और डर गए। अदित्य आगे बढ़ गया। वो काशवी के पास जाता है। काशवी ने जैसी अदित्य को देखा तो उसको सुकून मिला। अदित्य ने जाते ही उसके गालों पर हाथ रखते हुए पूछा, काशवी तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम अभी कैसा फील कर रही हो? मैं भी कैसे सवाल कर रहा हूँ, तुम अभी अभी तो होश में आए हो, 2 दिन से तुम बेहोश थी, ऑब्वियसली वीक फील कर रही होगी। काशवी ने अदित्य का हाथ थामा और अपने दूसरे हाथ से उसकी बाजू पकड़कर उसे नीचे की तरफ झुकाया। अदित्य भी उसकी तरफ झुक गया।
काशवी ने उसके आंख में भरे हुए आंसू पूछते हुए उससे कहा, गोली मुझे लगी है, लेकिन मुझसे ज्यादा तो खराब हालत में आप है। चेहरा देखा है आपने अपना, कितना थका हुआ लग रहा है। मैं सिर्फ 2 दिन ही बेहोश थी और आपने अपनी ये क्या हालत बना ली है। आपने अपना बिल्कुल भी अपना ख्याल नहीं रखा है ना। और मुझे पता है आपने खाना भी नहीं खाया होगा, क्योंकि आपको ना डांटने वाला और जिद करके खिलाने वाला। लेकिन अब मैं होश में आ गई हूं ना, तो अब आपके चेहरे में मुझे कोई टेंशन नहीं देखनी और अब अपना खाना भी खाना पड़ेगा टाइम से। अदित्या ने कहा, तुम होश में आ गई हो ना, अब तुम ही मेरा ख्याल रखना है, तुम जैसा कहोगी मैं वैसे ही करूंगा। बस अब जल्दी से ठीक हो जाओ। काशवी ने देखा ये बात कहते वक्त भी अदित्या के चेहरे में तकलीफ थी। उसने उसका चेहरा अपने और करीब किया और उसके पास जाते हुए कहा, मुझे आपके चेहरे पर यह परेशानी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मुझे आपके चेहरे में कुछ अच्छा लगता तो वो है आपकी आंखों में मेरे लिए बेशुमार प्यार, और हाँ, आपका गुस्सा। उसकी बात सुनकर अदित्या के चेहरे पर मुस्कान आ गई। काशवी भी उसको ऐसे देखकर मुस्कुराई। अदित्या ने कहा, तुम्हें पता है मैं कितना डर गया था। काशवी ने कहा, क्यों, आपको अपने प्यार पर भरोसा नहीं है? लेकिन मुझे है, और मुझे पता था कि आपका प्यार मुझे कभी कुछ भी नहीं होने देगा। अगर मैं मौत के मुंह से वापस आ पाई हूं ना, तो उसका रीजन सिर्फ आप है, क्योंकि मैं भी आपको इतनी जल्दी छोड़कर जाना नहीं चाहती हूं। और फिर आपने तो मुझसे कहा था ना कि आप मुझसे जिंदगी भर प्यार करेंगे। उस प्यार को पाए बिना मैं कैसे जा सकती हूँ? और मैं तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देता, अदित्या ने कहा। जब सबने उन दोनों को ऐसे मुस्कुराते देखा तो सब उन दोनों को ऐसे देखकर खुश थे। डॉक्टर्स भी उन दोनों को ऐसे देखकर खुश थे, और ममता जी को भी तसल्ली थी कि उनकी बेटी अदित्या के साथ खुश है। तेजस ने कहा, लेकिन मिसेस सिंह, अगर आप पर गोली मिस्टर सिंह ने नहीं चलाई है तो चलाई किसने है? तेजस की बात सुनकर काशवी और अदित्या एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर एक नजर दरवाजे की तरफ जहां पर अभी कैलाश नहीं खड़े थे। काशवी और अदित्या ने जब दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर कैलाश नहीं थे। काशवी ने तेजस की बात का कोई जवाब नहीं दिया। तेजस ने फिर कहा, बताइए मिसेस सिंह, आप पर गोली किसने चलाई? अदित्या काशवी और देख रहा था और मन में सोच रहा था, मुझे पता है काशवी, तुम यही सोच रही हो कि तुम कैसे अपने बाप के खिलाफ गवाही दो। मुझे पता है कि तुम शायद उसके खिलाफ गवाही ना दे पाओ, लेकिन मैं हर सूरत में तुम्हारे साथ हूं अभी, जो कि मुझे पता है यह वक्त तुम्हारे लिए कितना कठिन है। काशवी ने कुछ देर रुककर जवाब देते हुए कहा, मुझ पर गोली ऋषभ ने चलाई थी। अदित्या ने जैसे ही ये सुना वो हैरान रह गया, और वो बस काशवी को ही देख रहा था और मन में कहता है, ये काशवी क्या कह रही है? ये ऋषभ का नाम क्यों ले रही है? काशवी ने कहा, ऋषभ इस वक्त राका के साथ मिलकर काम कर रहा है, और वो अदित्या जी को इसलिए नुकसान पहुंचाना चाहता था क्योंकि वो क्या है ना, मेरी शादी ऋषभ से होने वाली थी, लेकिन फिर मेरी शादी अदित्या जी से हो गई और उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, और उसी बात को लेकर वो काफी गुस्से में था और उसी चीज का बदला लेने के लिए वो अदित्या जी पर गोली चलाने वाला था, लेकिन मैंने ऐसा होने नहीं दिया। तेजस ने कहा, लेकिन आप वहां पर क्या कर रही थी? काशवी ने कहा, ऋषभ ने खुद ही मुझसे कहा था कि वो अदित्या जी को छोड़ेगा नहीं, और उस दिन जब अदित्या जी घर से निकल रहे थे तो मुझे पता चल गया था कि ऋषभ और राका ने ही उन्हें बुलाया है, इसीलिए मैं चुपके से उनके पीछे चली गई, क्योंकि मुझे पता था अदित्या जी तो मुझे अपने साथ लेकर जाएंगे नहीं। मुझे डर था कि कहीं वो लोग उन्हें कुछ करना दे, और ऐसे ही हुआ। उन लोगों ने मौके का फायदा उठाकर अदित्या जी को जान से मारना चाहा। रेहान को थी सब सुन के बहुत ही गुस्सा आ रही थी। उसने अब गुस्से से अपने हाथ की मुठियां बांधते हुए कहा, उस ऋषभ और राका की इतनी हिम्मत कि वो मेरे भाई को मारेंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं उन दोनों को। पुष्पेंद्र ने कहा, बेटा, जब ऐसी बात थी तो तुम्हें हमें एक बार हमें बताना तो चाहिए था, लेकिन तुम्हें तो अकेले ही सब करना होता है। देखा क्या हुआ? अब आइंदा से आगे कुछ भी हो तुम सबसे पहले हमें या घर में किसी को बताओगी, ऐसे अकेले जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लोगी। काशवी ने पुष्पेंद्र जी की तरफ देखकर कहा, जी काका, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। आशी ने तेजस से कहा, सुन लिया तुमने, काशवी पर गोली पहली बात तो इंटेंशनली चली नहीं थी, वो खुद ही बीच में आई थी भाई को बचाने के लिए, और वो 2 कौड़ी का इंसान ऋषभ, वो मेरे भाई को मारना चाहता था। अब तुम्हें समझ में आया? भाई किसी को नहीं, वही लोग भाई को मारना चाहते थे। इतने दिन से खाना खामखा ही तुम भाई के पीछे पड़े हुए थे। तेजस ने काशवी से कहा, मैसेज सिंह, आप फिक्र मत कीजिए, हम बहुत ही जल्द ऋषभ और राका को अरेस्ट कर लेंगे। वो दोनों मेरे हाथों से ज्यादा दिन बचकर रह नहीं सकते, फिर वो इस दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना चुके हो। काशवी ने कहा, थैंक यू ऑफिसर, आप जल्द से जल्द उन्हें पकड़िए और उनसे जुड़े सभी लोगों को, क्योंकि ऋषभ और राका मिलकर गैर कानूनी काम करते हैं। तेजस ने कहा, लेकिन हमने तो सुना था कि मिस्टर सिंह ने भी राका और ऋषभ को मारने की कोशिश की थी, उन्होंने दोनों को अपने घर में भी किडनैप करके रखा था।
काशवी ने कहा जी, लेकिन आपको याद होगा उसके बाद हमने उन्हें पुलिस को दे दिया था। आदित्य जी चाहते तो दोनों को उस वक्त मार भी सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। आए दिन वो दोनों किसी ना किसी तरीके से आदित्य जी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते रहते हैं। और राका ने पहले भी आदित्य जी पर गोली चलाई थी, लेकिन उस वक्त भी आदित्य जी ने उसे छोड़ दिया था। लेकिन उन दोनों ने आदित्य जी की अच्छाई का गलत फायदा उठाया, लेकिन फिर भी वो दोनों बस आदित्य जी के पीछे ही पड़े रहते हैं। वो बिजनेस में तो उन्हें हरा नहीं पाए, इसीलिए वो उन्हें जान से मारना चाहते हैं। आदित्य भी हैरान था कि काशवी ये सब क्या कह रही है, उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ममता जी ने कहा, अच्छी बात है तेरी शादी ऋषभ से नहीं हुई, वरना तेरी तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। मुझे खुशी है कि तेरी शादी आदित्य जी से हुई। हाँ बेटा, पिछले 2 दिनों में मैंने जान लिया है कि ये तुझसे कितना प्यार करते हैं। 2 दिनों में इन्होंने एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाई हैं। अब मैं तेरे लिए निश्चिंत हूँ और तेरे लिए खुश भी हूँ। तेजस ने कहा, ठीक है, हम बहुत ही जल्द राका और ऋषभ दोनों को ही गिरफ्तार कर लेंगे और उनके साथ जितने भी लोग मिलकर गैर कानूनी काम करते हैं उन्हें भी। मैंने आपकी गवाही ले ली है, इसलिए मैं यहाँ चलता हूँ। तेजस वहां से निकल जाता है अपनी टीम के साथ। आशी ने कहा, 2 दिन से मैं यहीं पर हूँ, घर पर नहीं गई हूँ, मुझे भी अब चलना चाहिए। आदित्य ने रॉकेट से कहा, रॉकेट जाओ और आशी को उसके घर से फिली छोड़कर आओ। जी भाई, रॉकेट ने कहा। आशी ने सबको बाय कहा, लेकिन आज भी वो पुष्पेंद्र जी से बात नहीं कर पाई और वहां से चली गई। डॉक्टर ने कहा, अब आप इन्हें आराम करने दीजिए, अभी अभी ये होश में आए हैं। पुष्पेंद्र जी ने कहा, ठीक है डॉक्टर, हम सब जाते हैं। सब वहां से जाने लगते हैं। पुष्पेंद्र जी, रिहान, रॉकेट, ममता जी सब वहां से जा रहे थे। आदित्य भी वहां से जाने लगता है, लेकिन काशवी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है। आदित्य घूमता है और अपनी आईब्रो उठाकर उसे पूछता है, क्या हुआ। काशवी ने उससे कहा, आपका जाना जरूरी है क्या, प्लीज मेरे साथ ही रहिए ना, प्लीज मत जाइए। आदित्य ने उसे समझाते हुए कहा, काशवी डॉक्टर सही कह रहे हैं, तुम अभी अभी होश में आए हो, आराम करो। काशवी ने कहा, आप मेरे पास रहेंगे तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। काशवी डॉक्टर्स की तरफ देखती है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है मैसेज सिंह, आप मिस्टर सिंह को यहाँ पर रोक सकती हैं, लेकिन मिस्टर सिंह ध्यान रहे कि मैसेज सिंह ज्यादा बातें ना करें, सिर्फ आराम करें। आदित्य ने कहा, जी डॉक्टर। डॉक्टर्स वहां से चले जाते हैं और बाकी सब भी, और आदित्य काशवी के पास ही रुक जाता है। काशवी आदित्य की तरफ ही देख रही थी। आदित्य उसके सर पर हाथ फेरने लगा। वो मन में सोच रहा था, क्या मुझे काशवी से बात करनी चाहिए उस बारे में, लेकिन नहीं, डॉक्टर ने मना किया है कि उसको आराम देना है, बात इतनी जरूरी नहीं है, जब वो घर आ जाएगी तब मैं पूछ लूंगा। अभी मेरे लिए यही खुशी की बात है कि वो ठीक है और सही सलामत है। काशवी ने कहा, आदित्य जी मेरी वजह से आप बहुत परेशान हुए हैं ना। आदित्य ने कहा, हाँ काशवी, जब तक तुम्हें होश नहीं आया तब तक मैंने एक एक पल कैसे काटता है वो मैं ही जानता हूँ। आप मेरे लिए इतने दिन से इतना कुछ कर रहे थे और मुझे पता भी नहीं था। शशशह है, डॉक्टर्स ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना, वही करो और कोई बात नहीं करोगी तुम। काशवी ने उसका हाथ अपने दोनों हाथों से थामा और उसका हाथ थाम कर अपने सीने के पास रख वो लेटी रही। आदित्य ने भी ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि आदित्य 2 दिन से सोया नहीं था। बैठे बैठे उसकी आंख बंद होने लगी और उसका सर झुकने लगा। काशवी ने जब ये देखा कि आदित्य का सर बार बार नींद की वजह से झुक रहा है, लेकिन फिर से वो अपना चेहरा उठाकर जगने की कोशिश कर रहा था। इस बार जब नींद से उसका चेहरा झुका तो काशवी ने आदित्य के गालों पर अपने हाथ रखे, जिससे धीरे धीरे करके उसने उसका सर बेड पर धीरे से रख दिया। आदित्य को भी जब बेड में आराम मिला तो वो सो गया। उसको इतना सुकून से सोते हुए देखकर काशवी को भी सुकून मिल रहा था। काशवी उसकी तरफ थोड़ी खिसकी, उसकी हथेली अभी भी आदित्य के गालों की नीचे थी। उसने धीरे से अपनी हथेली उसके गालों के नीचे से हटाई और उसके बालों पर हाथ फेरने लगी, जिससे आदित्य और गहरी नींद सोने लगा। काशवी भी बस उसे ही देखे जा रही थी। कुछ देर बाद जब आशी घर वापस आती है तो सीधे अपने कमरे में जाती है। उसे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो समझ गई कि तेजस वॉशरूम में है। वो मन में कहती है, तेजस शायद मुझसे गुस्सा है, क्योंकि 2 दिन से तो मैं घर भी नहीं आई हूं और मैंने उसके सामने भाई की बहुत साइड ली है। कहीं ना कहीं उससे बुरा तो लगा ही होगा, और 2 दिन से वो काफी थक गया है। भाग दौड़ तो उसने भी बहुत की है, मैं उसके लिए कॉफी बना देती हूँ। इतना सोचकर वो किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद जब वो कॉफी बनाकर वापस आती तो दिखती है तेजस कबर्ड के पास खड़ा है और उससे सिर्फ टॉवल लपेटा हुआ होता है। आशी ने जैसे उसको इस तरीके से देखा तो उसने
अपना चेहरा घुमा लिया। उसने चेहरा घूम आए हुए ही कहा, तेजस, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाई हूँ, कपड़े चेंज करके अपनी कॉफी पी लो। तेजस ने जब उसकी तरफ देखा तो उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ किया हुआ था। तेजस ने कब अटकी दरवाजे बंद किए और उसके पास जाता है। तेजस उसके पास पहुंचकर उसके गालों पर हाथ रखकर अपनी तरफ करता है। आशी ने जैसे ही उसे उस तरीके से देखा, उसने फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। आशी ने कहा, तेजस तुम सिर्फ टॉवल में जाकर पहले कपड़े पहन लो। तेजस ने कहा, तो क्या हो गया, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, कौन सा मैं किसी और के सामने टॉवल में हूँ। तेजस ने आशी को पूरी तरीके से अपनी तरफ घुमाया। आशी की नजरें अभी भी झुकी हुई थी। तेजस ने उसका चेहरा अपने दोनों हाथों से ऊपर किया और उसके गालों को सहलाने लगा। आशी उसके ऐसे करने से काफी सिहर रही थी। उसने धीरे से और कांपते हुए कहा, तेजस तुम्हारी कॉफी ठंडी हो जाएगी, इसे पी लो। तेजस ने उसे गोद में उठा लिया। आशी उसके ऐसा करने से हैरान रह गई। तेजस उसे बेड के पास लेकर गया और उसे धीरे से बेड में बिठा दिया। उसने आशी के गालों पर अपने हाथ रखे और उसके गानों को सहलाने लगा। उसने आशी का सीधा हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथों पर किस करने लगा और धीरे धीरे उसके हाथों से किस करते हुए वो उसके गले तक आ गया। तेजस ने कहा, तुम्हें मेरी जरूरतों का कितना ख्याल है ना, मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कितना ख्याल रखती हो तुम मेरा। सीरियसली शादी के पहले यही नहीं था मेरी लाइफ में, और इसीलिए शायद कहते हैं शादी के बाद लाइफ चेंज हो जाती है, जैसे मेरी हो गई तुम्हारे आने के बाद। लेकिन जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, इतना ही ख्याल है, मेरी इतनी परवाह है, तो तुम्हें ये भी तो ख्याल होना चाहिए। तुम याद ना आशी, हमारी शादी हुई थी लेकिन हमारी सुहागरात तो नहीं हुई थी। तुम कितना ऑकवर्ड फील कर रही थी, जबकि शादी के लिए प्रपोज तो तुमने ही किया था, है ना। फिर भी तुम मुझसे इतना दूर भागती थी। चलो कोई बात नहीं, अब हमारी शादी को 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम मुझसे प्यार करती हो, और 3 हफ्तों में तो तुम्हारी ऑकवर्डनेस भी दूर हो गई होंगी। और जब तुम्हें मेरी इतनी ही परवाह है तो तुम्हें इसका भी ख्याल होना चाहिए कि अब ज्यादा दिन तो मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, है ना। तेजस आशी की तरफ बढ़ता है और उसने अपने होंठ आशी के गले में रख उसे किस करने लगा। उसके ऐसा करने से आशी का तो पूरा शरीर ही ठंडा पड़ गया था। उसने टाइटली बेडशीट को होल्ड कर लिया। वो मन में कह रही थी, ये क्या कर रहा है आशी, तू फिर से बहक रही है, मुझे इसे रोकना ही होगा। अभी हमारे बीच ये सब होना गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन मैं चाह कर भी इसे रोक क्यों नहीं पा रही हूँ। क्यों नहीं मेरी जुबान से कुछ भी निकल रहा है, जबकि मैं तो जानती हूँ ना कि शादी का सच क्या है, भले ही ये नहीं जानता कि मैंने सिर्फ इस इस्तेमाल किया है। आशी अब घबराने लगी थी। वो तेजस को खुद से दूर कर रही थी लेकिन वो से दूर नहीं हो रहा था। आशी के आंखों के किनारे से आंसू आने लगे थे। तेजस ने जब किस करने के बाद उसका चेहरा देखा तो उसने देखा आशी के दोनों आंखों की तरफ से आंसू निकल रहे हैं। डॉट 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 डॉट। तेजस उसकी कान के पास गया और धीरे से कहा, शादी तुमने भले ही किसी भी रीजन से मेरे साथ की हो, भले ही तुमने शादी का मजाक बनाया हो, भले ही तुमने मेरा फायदा उठाया हो, लेकिन शादी तो हुई थी ना, और ये शादी तुम ही करना चाहती थी, और शादी के बाद तो हस्बैंड वाइफ में ये होता ही है ना। तो तुम रो क्यों रही हो, जब शादी करने से पहले तुमने एक बार भी कुछ नहीं सोचा। तो ये सब करने से क्यों इतना डर रही हो। तुम्हें तो पता ही है ना, शादी के बाद ये सब तो हस्बैंड वाइफ के बीच होता ही है। आशी ने जैसे ही तेजस के मुंह से ये सब जब सुना तो वो हैरान रह गई। उसने इतनी हैरानी से तेजस की तरफ देखा। तेजस ने उसकी ओर देखकर कहा, क्या हुआ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी करोगी और मुझे पता नहीं चलेगा। मुझे पता चल गया है आशी कि तुमने मुझसे शादी, क्योंकि तुमने मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाया है। अपने भाई को बचाने के लिए तुमने मेरी इमोशन के साथ खेला है। आशी ने जैसे ये सब सुनो तो वो हैरान थी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा, तुमको ये सब कैसे पता। तेजस ने अब तेजी से आशी के हाथ बेड पर दबाते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगी और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। तुम भूल रही हो मैं सीबीआई ऑफिसर हूं और ना जाने कितने केस मैंने आज तक सॉल्व किए हैं, और मेरी खुद की बीवी के मन में क्या चल रहा है ये मुझे नहीं पता होगा। आशी उसकी बात सुनकर जितनी हैरान थी उतनी बेचैन भी थी। तेजस उसके ऊपर से उठ गया और खड़ा हो गया। उसने आशी को भी झट से खड़ा किया और उसने उसका साथ कसके पकड़ते हुए पूछा, सच सच बताओ, उस दिन जो सुब्रमण्यम मुझे सबूत देकर गया था और उन सबूतों को मैंने लॉकर में रखा था, उन्हें तुमने ही बदला था ना, क्योंकि तुम्हारे अलावा कोई कम कोई कर ही नहीं सकता, किसी को क्या ही मिलेगा। बताओ आशी, क्यों तुमने मेरे साथ ऐसा किया। अरे मैंने तो तुमसे प्यार किया था और तुम मेरे प्यार का फायदा उठा रही थी, अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपने भाई को बचाना चाहती थी। आशी, तुम्हारे आने से पहले मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, तुम वो पहली इंसान था जिसे देखकर मेरे मन में भी कुछ एहसास जगे थे।
और फिर जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो वो एहसास खुलकर बाहर आ गए और मुझे सब पता चला कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। मैं बहुत खुश था जिस दिन हमारी शादी हुई थी, लेकिन उतना ही दुखी मैं तब हुआ जब मुझे ये पता चला कि तुमने तो ये शादी तो खुदगर्जी में की है। आशी ने कहा, तेजस प्लीज मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, तुमने मेरे हाथों बहुत कसकर पकड़ा हुआ है। तेजस ने कहा, तुम्हें हाथों में दर्द हो रहा है तो इतनी तकलीफ हो रही है, लेकिन तुमने मुझे जो घाव मेरे दिल में दिए हैं उसका क्या? तुमने सोचा है कि मुझे कितनी तकलीफ हो रही है अभी? कैसे सोचो कि तुम्हें तो तुम्हारे भाई के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता। उस इंसान के आगे तुम्हारे नजरों में किसी की इमोशन की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों तुम उस इंसान के लिए इतना कुछ करती हो? क्यों तुम्हें तुम्हारे भाई के अलावा और कुछ नजर नहीं आता? आशी ने कहा, क्योंकि मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा अपने भैया से प्यार करती हूँ, अपने पापा से भी ज्यादा। तुम जानते हो ना, बेटियां सबसे ज्यादा अपने पिता के करीब होती हैं, लेकिन मैं अपने भाई के करीब हूँ। और मैं उनके लिए इतना कुछ इसलिए करती हूँ क्योंकि सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ हम सबको संभालने में ही लगा दी, रेहान भाई को खुशियां देने में और मुझे खुशियां देने में ही लगा दी। उन्होंने तो हमारी जिंदगी में कभी कोई कमी नहीं रहने दी, ना प्यार की और ना ही किसी और चीज की। लेकिन तेजस, उनकी जिंदगी कमी थी प्यार की, और काशवी के आने के बाद पूरी हो गई। भैया ने खुश रहना सीखा, भैया की जिंदगी में भी खुशियां आए, और तुम्हारी वजह से मेरे भैया फिर से दुखी होते, परेशान होते, जो मुझसे बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन मैंने तुम्हें प्रपोज किया था उसके कुछ वक्त पहले ही जब भैया राका और ऋषभ रेखा श्री को छुड़ाने गए थे तो मैंने भी उनका पीछा किया। वहां राका ने काशवी को कुछ सबूत दिखाए जहां पर लड़कियों की स्मगलिंग हो रही थी, और भैया ने कुछ लोगों को मारा था। उसकी बातों से मुझे पता चला कि वो बहुत जल्दी सारे सबूत तुमको देने वाले हैं, इसीलिए मुझे भैया को बचाना था। वहां से मैं निकल गई। निकलने के बाद मैं तुम्हारा ही पीछा कर रही थी। जब तुम अपने ऑफिस से बाहर निकले तब मैं तुम्हारा पीछा कर रही थी, और मैंने तुम्हें बीच रास्ते में ही प्रपोज किया था कि तुम्हें ऐसा लगे कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। लेकिन तेजस, मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहती थी, मैं कभी किसी की इमोशंस के साथ नहीं खेलना चाहती थी। लेकिन क्या करूं, मुझे वो सब भैया के लिए करना पड़ा। मेरे भैया ने शायद कुछ गलत काम जरूर किए हैं, लेकिन उनके इरादे गलत कभी नहीं हो सकते। तेजस ने उसके कंधे पकड़कर झटकते हुए कहा, तुम्हारे भाई को अंडरवर्ल्ड में मौत का फरिश्ता कहा जाता है, और तुम कह रही हो तुम्हारे भाई के इरादे गलत नहीं हो सकते। अरे किसने उसे हक दिया कि वो किसी को मारे? और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम मेरी फीलिंग के साथ खेलो? अरे मैं तो तुमसे सच में प्यार करता था, तभी जब तुमने मुझे प्रपोज किया तो तुम्हारे कहे गए एक एक शब्द मेरे दिल में उतर रहे थे, लेकिन तुम तो वो बात अपने दिमाग से कह रही थी, और मैं बेवकूफ की तरह उसे प्यार समझ रहा था। शादी के बाद जब भी मैं तुम्हारे करीब आने की कोशिश करता था तो तुम कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझसे दूरी बना लेती थी, और मैं बेवकूफ की तरह यही सोचता था कि शायद हमारी शादी इतनी जल्दी में हुई है इसीलिए तुम अभी चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाई हो। लेकिन मुझे क्या पता था तुम्हारे दिमाग में तो कोई और ही खेल चल रहा है। क्यों किया आशी तुमने ऐसा? क्यों बनाया तुमने मेरे प्यार का मजाक? क्यों तुमने मेरे इमोशंस का गलत फायदा उठाया? मुझे पता है कि तुमने मुझसे कभी प्यार नहीं किया, लेकिन मैंने तुमसे बहुत प्यार किया है, इसीलिए जब से मुझे सच पता चला है कि तुमने सिर्फ मुझे इस्तेमाल किया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ ये सच। आशी देख सकती थी कि सब कहते वक्त है जिसके चेहरे में कितनी तकलीफ थी। आशी उसके पास जाती है, उसने उसका हाथ थामना चाहा, लेकिन तेजस ने अपने हाथ पीछे ले लिया। आशी ने कहा, तेजस मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं था भाई को बचाने का। तेजस अभी भी आशी की तरफ गुस्से से देख रहा था। हॉस्पिटल में काशवी अभी भी आदित्य के सर को सहला रहे थे। कुछ देर में आदित्य की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती है और वो नींद से जग जाता है। उसने देखा काशवी उसकी ओर ही देख रही थी और उसके सर पर हाथ पर रही थी। आदित्य ने सर उठाकर उससे पूछा, तुम ऐसे क्या देख रही हो और तुम सोए क्यों नहीं? काशवी ने कहा, पिछले 2 दिन से सो ही तो रही हूँ, लेकिन मेरे सोने की वजह से आप बेचैन थे, जिस वजह से आप सोए भी नहीं, और जब आप इतने सुकून से सो रहे थे ना तो बस ऐसे आपको देखकर अच्छा लग रहा था। आदित्य ने कहा, तुम भी ना बिल्कुल पागल हो। हाँ आपके प्यार में, काशवी ने मासूमियत से कहा। बातों में ना तुमसे कोई जीत नहीं सकता है काशवी प्रताप सिंह, वो तो है, काशवी ने थोड़ा सा भाव खाते हुए कहा। आदित्य जी 30 मुझे बताइए ना, पापा ने ऐसा क्यों किया? उन्होंने आप पर गोली क्यों चलाई? आदित्य समझ सकता था कि अभी भी काशवी कितना परेशान है उस बात को लेकर। उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम सिर्फ आराम करोगी और किसी बात पर ध्यान नहीं दोगी। अभी वक्त नहीं है तुम्हें सब बताने का, तो अब ज्यादा सवाल नहीं, सिर्फ आराम। अच्छा तुम अब आराम करो, मैं डॉक्टर से पूछ कर आता हूँ कि तुम्हें खाने में क्या देना है। काशवी ने हाँ में अपना सर हिलाया और आदित्य वहां से चला गया।
कुछ देर बाद काशवी टेबल में रखी हुई बैल को बजाती है। एक नर्स अंदर आती है। काशवी ने उससे कहा, नर्स बाहर एक आदमी काले कपड़े में खड़े होंगे, वो रॉकेट भैया है, आप प्लीज उन्हें बुला दीजिए। नर्स उसकी बात मानकर वहां से चली गई और कुछ देर बाद रॉकेट अंदर आता है। रॉकेट ने कहा, यस मैम, आपने मुझे बुलाया। काशवी ने कहा, रॉकेट भैया आप जानते हैं कि आदित्य जी की जान को खतरा है। मैंने उस दिन तो उन्हें बचा लिया, लेकिन मैं हर वक्त उनके साथ नहीं रह सकती ना। इसीलिए क्या आप मुझे पता करके बता सकते हैं कि मेरे बयान के बाद राकेश ऋषभ को गिरफ्तार किया गया है या नहीं? रॉकेट ने कहा, ओके मैम, और वहां से चला गया। काशवी ने कहा, बहुत हो गया है, आप तीनों का खेल बहुत पहुंचा लिया। आप लोगों ने आदित्य जी को तकलीफ, बहुत परेशान हो चुके वो आप तीनों की वजह से, लेकिन अब नहीं। आप लोगों की वजह से आदित्य जी की जान जाने वाली थी और कोई उन्हें तकलीफ हो जाएगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं। इस बार मैं हर एक जड़ खत्म कर दूंगी जिसकी वजह से आदित्य जी की जान को खतरा हो या उन्हें परेशानी हो। आप तीनों देखिएगा इस बार मैं क्या करती हूँ। इस वक्त राका और ऋषभ राका के बंगले में बैठे हुए थे। राका ने ऋषभ से कहा, तुम्हें क्या लगता है काशवी मर गई होगी या जिंदा होगी? ऋषभ ने कहा, पता नहीं, लेकिन उसके बाप का अभी तक फोन तो नहीं आया है, पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। राका ने कहा, काशवी का मरना बहुत जरूरी है क्योंकि उसके जरिए ही अब हम आदित्य को हरा सकते हैं और अपना काम भी अच्छे से कर सकते हैं। हम वो तो है। ऋषभ ने कहा। तभी वहां पर डीसीपी रुद्र वाधवा अपने कुछ पुलिसकर्मियों के साथ पहुंचते हैं। रुद्र वाधवा ने कहा, वो जिंदा है, मरी नहीं है। राका और ऋषभ रुद्र वाधवा और सारे पुलिसकर्मियों को देखकर हैरान थे। दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। राका ने कहा, डीसीपी तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी इतने सारे पुलिसकर्मियों के साथ? रुद्र वाधवा ने कहा, अब इतने सारे पुलिसकर्मियों के साथ तो मैं तभी आ सकता हूँ जब किसी बड़े अंडरवर्ल्ड के गुंडे और माफिया को पकड़ना हो। मैं और मेरी टीम तुम लोगों को यहाँ अरेस्ट करने आए हैं। उन्होंने ऋषभ की तरफ देखकर कहा, तो मिस्टर ऋषभ वर्मा, यू आर अंडर अरेस्ट। ऋषभ ने हैरान होते हुए कहा है, लेकिन आप मुझे क्यों अरेस्ट करने आए हैं? मैंने क्या किया है? तुम्हें काशवी को गोली मारने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है। रुद्र वाधवा की बात सुनकर ऋषभ तो अब पहले से भी ज्यादा हैरान रह गया। उसने कहा, क्या मैंने काशवी को मारा? अरे मैंने कब उसको मारा? अरे उसको तो उसके खुद के बा। वो अपनी बात कहते कहते रुक गया। देखिए डीसीपी साहब, मैंने काशवी में गोली नहीं चलाई है। मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा बयान क्यों दिया है, यकीन कीजिए मेरा। रुद्र वाधवा ने कहा, यकीन और तुम्हारा जिसका कोई ईमान धर्म ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता दूं कि जिस पर गोली चली है उसने खुद ये गवाही सीबीआई ऑफिसर के सामने दी कि तुमने उस पर गोली चलाई है। और हमें सीबीआई से ये केस ट्रांसफर हो गया है क्योंकि अब इस केस में सॉल्व करने को कुछ बचता ही नहीं है, तो अब चलो जेल। लेकिन डीसीपी साहब झूठ बोल रही है। रुद्र वाधवा ने कहा, जिस पर गोली चली है, जब वो खुद ये कह रही है कि उस पर गोली चलाने वाले तुम हो, तो हम इस बात को नजरअंदाज तो कर नहीं सकते। और अगर तुमने उस पर गोली नहीं चलाई है तो वो आखिर वो ऐसा क्यों कहेगी कि तुमने उस पर गोली चलाई है? और राका तुम्हें ऋषभ का साथ देने और जब उसने काशवी पर गोली चलाई उसको ना रोकने पर और अंडरवर्ल्ड में रहकर गैर कानूनी धंधे करने के जुल्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। राका ने कहा, अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, ऋषभ ने उस पर गोली नहीं चलाई और ना ही मेरा उससे कोई लेना देना है। वो किसी को बचा रही है। रुद्र वाधवा ने कहा, किसको बचा रही है? राका उनका सवाल सुनकर चुप हो गया। उसने आगे कुछ नहीं कहना ही ठीक समझा। रुद्र वाधवा ने कहा, मुजरिम पकड़े जाने के बाद ऐसे ही उल्टे सीधे बहाने बनाता है, अब चलो जेल। राका ने ऋषभ से कहा, ये काशवी पागल तो नहीं हो गई है? उसने तुम्हारा नाम क्यों लिया? अरे भेजना ही था तो फिर अपने बाप को जेल भेजती। सारा का सारा इल्जाम उसने हम दोनों के ऊपर ही डाल दिया। अब हम क्या करेंगे? इस बार तो हमें जेल से ना कोई निकाल पाएगा और ना ही फांसी के फंदे तक पहुंचने से कोई बचा पाएगा। रुद्र वाधवा उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा, और अब मेरा समय मत बर्बाद करो और जल्दी से जेल चलो, जो तुम लोगों की सही जगह जहां पर है। रुद्र वाधवा ने एक हवलदार को कहा, हवलदार इन्हें हथकड़ी लगाओ। हवलदार आगे आता है और ऋषभ राका को हथकड़ी लगाता है। राका कहता है, डीसीपी साहब आप गलत कर रहे हैं। उस काशवी ने आपको जो भी जितना कुछ भी बताया वो सब गलत है। सच तो रुद्र वाधवा भी जानते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने राका की बातों को अनसुना किया और ऋषभ और राका को बाहर की ओर ले गए। बाहर जाकर उन्होंने दोनों को पुलिस की गाड़ी में बिठाया और वहां से ले गए। काशवी बैठी होती है और वो ध्यान से कुछ सोच नहीं होती है। आदित्य जब रूम में वापस आता है तो देखता है काशवी शांति से बैठी हुई कुछ सोच रही है। वो काशवी के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। क्या सोच रही हो?
काशवी जो गहरी सोच में डूबी हुई थी, अदित्य की आवाज से वो होश में आई। कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। अदित्य को पता था कि कुछ दिन पहले जो कुछ भी हुआ है, काशी उसी के बारे में सोच रही है। अदित्य ने आगे बढ़कर उसके होठों पर हल्का सा किस किया और कहा, मेरे अलावा तुम्हें किसी और चीज के बारे में सोचने का इजाजत नहीं है। काशवी ने कहा, अदित्य जी हम हॉस्पिटल में हैं। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करना बंद कर दूं। अदित्य एक बार फिर से काशवी की तरफ बढ़ा और इस बार वो काशवी को डीप किस करने लगा। काशवी भी उसकी किस में कहीं खोसी गई थी। तभी रूम का डोर ओपन होता है। वो नर्स थी जो खाना लेकर आई थी। नर्स ने उन दोनों को देखकर तुरंत अपना चेहरा पीछे कर लिया। उन दोनों ने जैसे ही डोर ओपन होने की आवाज सुनी, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। अदित्य ने कहा, नर्स अंदर आ जाइए। नर्स अंदर आती है। उसने काशवी से कहा, मिसेस सिंह आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, लेकिन उससे पहले आपको कुछ खाना खाना होगा, तभी आप मेडिसिन खा पाएंगी। अदित्य ने देखा, काशवी का चेहरा देखा जो अभी भी शर्म से झुका हुआ है। अदित्य ने कहा, नर्स आप मुझे ये सूप का बोल दे दीजिए और आप जाइए, मैं खाना खिला और मेडिसिन दोनों दूंगा। नर्स उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है और अदित्य काशवी को सूप पिलाने लगता है। काशवी ने कहा, आप भी ना अदित्य जी बहुत गंदे हैं। उसने कहा, तभी तो मैंने नर्स को बाहर भेज दिया कि तुम, मुझे पता था सन की वजह से तो तुम खाना भी नहीं खाऊंगी। ममता जी, पुष्पेंद्र जी और रॉकेट काशवी के पास आते हैं। पुष्पेंद्र जी ने काशवी से पूछा, काशवी अब क्या तुम बेटर फील कर रही हो? काशवी ने हाँ में अपना सर हिलाया। अब जल्दी जल्दी से ठीक होकर जल्दी से वापस घर आ जाओ। अदित्य ने कहा, कब आपको घर जाना चाहिए? वैसे भी जब से काशवी हॉस्पिटल में एडमिट हुई है तब से आप लोगों को भी आराम नहीं किया है। फिर अदित्य ने ममता जी की तरफ देखकर कहा, आपको भी अब घर जाना चाहिए। 2 दिन से आपने भी बिल्कुल आराम नहीं किया है, बहुत परेशान भी हुई है। ... काशवी ने कहा, हाँ माँ आपको भी जाना चाहिए। अदित्य ने कहा, आपको जब भी काशवी से मिलना हो अब घर आ सकती है। ममता जी ने कहा, ठीक है बेटा मैं चलती हूँ फिर, तो मुझे पता है आप मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रख लेंगे। अदित्य ने रॉकेट से कहा, रॉकेट ड्राइवर से कहकर इनको घर ड्रॉप करवा दो। रॉकेट ने कहा, जी भाई। और वो ममता जी को अपने साथ लेकर चला गया। उनके बाद पुष्पेंद्र जी भी वहां से निकल गए। रॉकेट और पुष्पेंद्र जी घर वापस आते हैं। रेहान जो पहले से ही घर में था लेकिन वो इस वक्त अपने कमरे में था। रॉकेट और पुष्पेंद्र जी जाकर हॉल में बैठ जाते हैं। तभी वहां पर आशी आती है। उसके हाथ में बड़ा सा बैग होता है। पुष्पेंद्र जी और रॉकेट दोनों आशी को बैग के साथ देखकर हैरान थे। भले ही पुष्पेंद्र जी आशी से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनका आशी का बैग के साथ आना कुछ अटक सा रहा था। उन्होंने आशी से पूछा, आशी तुम अभी कुछ घंटे पहले ही तो अपने घर गई थी, अब तुम बैग के साथ यहाँ क्यों आए हो? आशी ने कहा, क्यों डैड, क्या अब ये मेरा घर नहीं है? क्या मैं यहाँ नहीं सकती? मुझे रहने का मन था यहाँ पर, इसलिए मैं आ गई। पुष्पेंद्र जी ने कहा, अगर रहने का मन था तो गई ही क्यों थी? सच सच बताओ आशी, क्या बात है? क्या तुम्हारी और तेजस के बीच कुछ हुआ है? आशी ने कहा, मुझे यहाँ पर रहने का मन था इसलिए मैं आ गई, अब मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना। आशी ने रॉकेट से कहा, रॉकेट भैया आप मेरा सामान सर्वेंट से कहकर मेरे कमरे में पहुंचा दीजिएगा। और इतना कहकर वो अपने कमरे में चली गई। लेकिन पुष्पेंद्र जी को अभी भी आशी का अचानक से यहाँ पर आना सही नहीं लग रहा था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।